नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अब मुकदमा दायर कर दिया गया है। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल चाहते हैं और वो मजाक नहीं कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस पद पर 2 बार से ज्यादा निर्वाचित नहीं होगा, लेकिन ट्रंप अब तीसरी बार के बारे में सोच रहे हैं, जिसके बाद अब विपक्षी डेमोक्रेट्स उन पर मुकदमा करने को मजबूर हो गए। अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर होने के बाद वकालत समूह कैंपेन लीगल सेंटर द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि कार्यकारी आदेश द्वारा चुनाव नियम डिसाइड करना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आदेशित अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर किए गए बदलावों में से कुछ ने विश्लेषकों को चिंतित कर दिया, जिसमें वोटर्स को अपनी अमेरिकी नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज जमा करके खुद को रजिस्टर करने की जरूरत है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लगभग सभी पक्षों ने सोमवार रात को ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर करने में एकजुटता दिखाई, जिसमें तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसमें नागरिकता के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की जरूरत और बाकी वोटिंग रिफॉर्म की मांग की गई है, असंवैधानिक है। वाशिंगटन डीसी में संघीय जिला न्यायालय में दायर मुकदमे में राष्ट्रपति पर अपने पक्ष में और अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ चुनावी मैदान को पलटने के लिए अपने अधिकार का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि भारत अब अमेरिकी सामानों पर लगने वाले टैरिफ में भारी कटौती करने वाला है। ट्रंप ने कहा कि मैंने फिर सवाल किया, ये लोग इतनी देरी से ही क्यों सोच रहे हैं। बता दें, ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका 2 अप्रैल से भारत समेत कई देशों पर जवाबी टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है, जिसने पूरी दुनिया के नीति निर्माताओं को नींद उड़ा दी है। बता दें, व्हाइट हाउस ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया है जो अनफेयर तरीके से अमेरिकी निर्यातकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं ट्रंप के इस बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या भारत सरकार ट्रंप के सामने झुकेगी, क्या भारत सरकार अमेरिकी दबाव में टैरिफ कम करेगी या फिर मोदी सरकार अमेरिका को सख्त जवाब देगी। अगर भारत ने टैरिफ कम किए तो ये अमेरिकी व्यापार के लिए बड़ी जीत होगी। हालांकि करीब 3 हफ्ते पहले भी ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसा ही दावा किया था, तब भारत सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया था। चीन की सरकारी मीडिया ने सोमवार को बताया कि जापान और दक्षिण कोरिया चीन के साथ मिलकर अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन, जापान और साउथ कोरिया ने 5 साल बाद रविवार को आर्थिक चर्चा की। इस चर्चा के दौरान तय किया गया कि ट्रंप की तरफ से अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा के बाद तीनों एशियाई देश आपसी ट्रेड को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा तीनों देशों के ट्रेड मिनिस्टर्स ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना भी जताई। रविवार को हुई बैठक के बाद जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट के अनुसार सभी देश क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो वर्तमान वैश्विक व्यापार परिवेश को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूस ने अब अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान की परमाणु सुविधाओं पर किसी भी सैन्य हमले के विनाशकारी नतीजे होंगे। बता दें, रूस का यह बयान तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों पर वॉशिंगटन के साथ समझौता नहीं करता है तो बमबारी की जाएगी। अब रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने इस मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने जोर देकर कहा कि धमकियों और अल्टीमेटम से तनाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि वास्तव में धमकियां सुनी जा रही हैं, अल्टीमेटम भी सुने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम ऐसे तरीकों को अनुचित मानते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं, हम इन्हें अमेरिका द्वारा ईरानी पक्ष पर अपनी इच्छा थोपने का एक तरीका मानते हैं। हालांकि मौजूदा तनाव के बावजूद रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधे आलोचना करने से परहेज किया। IRGC के एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे ने ट्रंप के हमले की धमकी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खासतौर पर ईरान के आसपास अमेरिकियों के 10 सैन्य अड्डे हैं और वहां 50,000 सैनिक तैनात हैं। इसका मतलब है कि वो शीशे के घर में बैठे हैं, और जब कोई शीशे के घर में बैठता है तो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकता। IRGC कमांडर की टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान पर बमबारी करने की धमकी के बाद आई है। विपक्ष ने एक साथ मिलकर कल वक्फ संशोधन विधेयक पर पूरी चर्चा करने और संसद में इसके खिलाफ वोटिंग करने का फैसला किया। ये फैसला सभी विपक्षी दलों की मौजूदगी वाली बैठक में लिया गया। सांसद NK प्रेमचंद्रन ने कहा, हमने विधेयक पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने का फैसला किया है और कल विधेयक को पारित करने में मजबूत विपक्ष की भूमिका होगी। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए मंगलवार को व्हिप जारी किया।
बुधवार को पार्टी के सभी सांसदों को संसद में उपस्थित रहने को कहा गया है। बता दें, वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। इसके बाद बिल लोकसभा में पास किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को 2 अप्रैल को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। समाजवादी नेता अखिलेश यादव और AIMM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड अधिनियम विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा, हम लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा, यह वक्फ बिल असंवैधानिक है। ये वक्फ संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन है। अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इस बिल की तारीफ करेंगे तो वो अपने राजनीतिक कारणों से करेंगे। अगर 5 साल के बाद आप जनता के सामने जाएंगे तब आप क्या जवाब देंगे? फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने पिछले साल शुरू किए गए अपने जोमैटो एसोसिएट एक्सेलरेटर प्रोग्राम यानी ज़ाप के तहत लगभग 600 कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ये कर्मचारी पिछले 1 साल के भीतर ही भर्ती किए गए थे। ऐसा इसलिए भी हो गया है क्योंकि कंपनी अपने कस्टमर सर्विसेज फंक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल बढ़ा रही है। इस छटनी का असर गुरुग्राम और हैदराबाद में कंपनी के ऑफिसों के कर्मचारियों पर पड़ रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए एक पूर्व कर्मचारी ने कहा, ये छटनी अचानक हुई। हमारे साथ और बाकी निकाले गए कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार किया गया वो ठीक नहीं था। मुझे अभी तक ठीक से नहीं पता कि मुझे क्यों निकाला गया। मेरे लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल है। हालांकि कर्मचारी ने अपना नाम नहीं बताया। जोमैटो ने भी अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोमैटो ने अपने प्रोग्राम के तहत करीब 1500 कर्मचारियों को भर्ती किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के स्टैंड अप कॉमेडी शो में जो लोग दर्शक बनकर गए थे उनको नोटिस भेजा है। पुलिस ने 2 फरवरी को दर्शकों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मंगलवार को एक्स पर इस बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हाउ टू किल एन आर्टिस्ट, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। उन्होंने नीचे पोस्ट में लिखा कि पहले आक्रोश करो, सिर्फ इतना कि ब्रांड उनके काम को लेना बंद कर दें। दूसरा, ज्यादा आक्रोश करिए जब तक निजी और कॉर्पोरेट शो बंद ना हो जाए। फिर और ज्यादा आक्रोश जिससे बड़े वेन्यू जोखिम ना लें। फिर हिंसक रूप से आक्रोश जब तक कि सबसे छोटी जगहें भी अपने दरवाजे बंद ना कर लें। और फिर दर्शकों को पूछताछ के लिए बुलाना, कला को अपराध स्थल में बदलना। कामरा के अनुसार ऐसी सिचुएशन में एक कलाकार के पास केवल 2 विकल्प बचते हैं, अपनी आत्मा बेच दें और डॉलर की कठपुतली बन जाएं या चुपचाप मुरझा जाएं। ये सिर्फ एक नाटक नहीं है, एक राजनीतिक हथियार है, चुप कराने की मशीन है। हालांकि कामरा के शो में शामिल होने वाले दर्शकों को पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस भेजे जाने से एक पुलिस अधिकारी ने इनकार किया। अधिकारी ने PTI से बताया ये गलत सूचना है। बीजेपी नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली दंगे के मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने दंगे में उनकी कथित भूमिका की आगे की जांच का निर्देश दिया। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और शिकायतों को पहले पुलिस साजिश करार देती रही थी। इन कपिल मिश्रा का ही कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला एक वीडियो दंगे से पहले वायरल हुआ था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे। राउस एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इस मामले में मंगलवार को आदेश पारित किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एक FIR दर्ज की जानी चाहिए क्योंकि शिकायत में जिक्र की गई घटना के संबंध में उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध पाया गया है और इसके लिए आगे की जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी PDA को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने प्रयागराज में मकानों के विध्वंस को अमानवीय और गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को कानून के शासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से ध्वस्त नहीं किया जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने PDA को निर्देश दिया कि वो प्रभावित मकान मामलों को 6 सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपए प्रति मकान मालिक के हिसाब से मुआवजा दे। ये फैसला देश में बुलडोजर अन्याय के बढ़ते चलन के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को हैरान करने वाला बताया और कहा यह कानून के शासन के खिलाफ एक गलत संदेश देता है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर बिना उचित सुनवाई और प्रक्रिया के इतनी जल्दबाजी में यह कार्रवाई क्यों की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बेहद गंभीर है। बता दें, प्रयागराज में मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ मकानों को यह कहकर ध्वस्त कर दिया था कि यह जमीन कुख्यात गैंगस्टर पॉलिटिशियन अतीक अहमद से संबंधित थी, जिसकी 2023 में पुलिस मुठभेड़ में हत्या हो गई थी। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में दावा किया यह कार्रवाई गलत आधार पर की गई थी। मकानों को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के तोड़ दिया गया। नोटिस जारी होने के 24 घंटे के भीतर ही बुलडोजर से मकानों को ढहा दिया गया, जिससे मकान मालिकों को अपील करने या अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं मिला। राजस्थान के बाना जिले में सोमवार को ईद के मौके पर नमाज अदा करने के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई। इस मामले में पुलिस ने 14 नामजद समेत अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बारां जिले के एडिशनल पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने कहा है कि ईद की नमाज के बाद बारां शहर में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों और विशेष तौर पर तथाकथित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने फलस्तीन के झंडे लगाए। उन्होंने फलस्तीन जिंदाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने बताया नारेबाजी के बाद माहौल थोड़ा गर्मा गया था। इसके बाद ये लोग ईदगाह से मांगरोल रोड पर अंजुमन चौराहे पर पहुंचे और वहां डीजे लगाकर नारेबाजी की। पुलिस के अनुसार इस घटना के बाद से बारां शहर में दूसरे समुदाय को लोगों में भी आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संभल मस्जिद को लेकर दाखिल उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। बता दें, पिछले महीने हाई कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की बाहरी दीवारों की साफ सफाई और रंगाई पुताई का आदेश दिया था। लाइव की रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश के बाद 16 मार्च से उत्तर प्रदेश की संभल शाही मस्जिद की पुताई का काम शुरू कर दिया गया था। हाई कोर्ट के फैसले को यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कि अदालत की ओर से यह निर्देश दिया जाना गलत है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार के सामने ये मामला रखा गया। सीजेआई संजीव खन्ना ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए याचिका की खारिज की जाती है। जालंधर में द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के संस्थापक पास्टर पजिंदर सिंह को रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये मामला साल 2018 का है। इस मामले में पास्टर विजेंद्र सिंह को 18 मार्च को दोषी पाया गया था। इस मामले की सुनवाई के बाद पुलिस ने बजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। बजिंदर सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। ये मामला जीरकपुर निवासी एक महिला ने दर्ज करवाया था। 28 मार्च को इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने शेष 5 आरोपियों को बरी कर दिया था। महिला ने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया। बजिंदर सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद महिला ने कहा, मैं पिछले 7 सालों से न्याय के लिए अदालत हूँ और पुलिस के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन आज की सुनवाई के बाद मैं बहुत खुश हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 अप्रैल से लागू हो रहे टैरिफ से पहले घरेलू शेयर बाजार में कोहराम मच गया। बड़े पैमाने पर बिकवाली देखने को मिली, जिससे बाजार बड़ी गिरावट लेकर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 1390 अंकों की बड़ी गिरावट लेकर 76,024 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 353 अंक फिसल कर 23,165 पर बंद हुआ। बाजार में मंगलवार को आई गिरावट से निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। इसमें आज 4,10,765 करोड़ रुपए की गिरावट आई। बता दें, भारतीय शेयर बाजार वैश्विक बाजारों के साथ साथ ट्रंप के संभावित टैरिफ प्लान के असर को लेकर सतर्क होकर कारोबार कर रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और भारत के संबंधों को ड्रैगन, हाथी, टैंगो का रूप लेना चाहिए। टैंगो इन दोनों प्रतीकात्मक जानवरों के बीच एक चीनी नृत्य है। जिनपिंग का ये संदेश मंगलवार को भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आया है। उन्होंने अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जिनपिंग और द्रौपदी मुर्मू के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने भी एक दूसरे को बधाई और शुभकामना संदेश भेजे हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने को कहा और साथ ही जिक्र किया कि इस संबंध में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर से जमीन से घिरा होना एक अवसर साबित हो सकता है। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि यूनुस की टिप्पणी भारत के रणनीतिक चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़े नैरेटिव को दिखाती है।
उन्होंने कहा, मोहम्मद यूनुस के ऐसे भड़काऊ बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वो गहन रणनीतिक विचारों और दीर्घकालिक एजेंडे को लेकर चलने वाले हैं। शर्मा ने कहा कि टिप्पणी भारत के रणनीतिक चिकन नेक गलियारे की हलचल को दिखाती है। वहीं मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह ने भी यूनुस के बयान पर पलटवार कर उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने यूनुस से भारत के बारे में बेबुनियाद टिप्पणी न करने को कहा, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसी बातें मूर्खतापूर्ण हैं और ऐसी बातों का नकारात्मक परिणाम हो सकता है। उद्योगपति गौतम अडानी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच रांची स्थित उनके आवास पर हुई हालिया बैठक ने राज्य के राजनीतिक हलकों में अटकलों को हवा दे दी और विपक्षी भाजपा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधने का मौका भी दे दिया। सूत्रों ने बताया कि शनिवार को करीब 2 घंटे तक चली बैठक बंद दरवाजे के पीछे हुई। पिछले साल दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से ये पहली बैठक थी। एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, बैठक में चर्चा गोड्डा परियोजना, राज्य के सबसे बड़े अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट और हजारीबाग जिले के गोंदलपुरा कोयला ब्लॉक के इर्द गिर्द फोकस्ड थी। इसे 2020 में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को नीलाम कर दिया गया था। अडानी सोरेन की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब झारखंड के मुख्यमंत्री 1.36 लाख करोड़ रुपए के पेंडिंग खनन बकाये को लेकर केंद्र के साथ विवाद में है। इससे चर्चा तेज हो गई है कि सोरेन केंद्र सरकार द्वारा कंट्रोल्ड पीएसयूज पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक निवेश की तलाश के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.